Welcome to all of you. Today we will going to discuss NCERT exercise 1.2. This is a part of function. हम लोग फंक्शन चैप्टर पढ़ रहे थे, उसके सारे कॉन्सेप्ट समझ चुके थे, एक्सरसाइज कर रहे थे हम लोग। तो 1.2 हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। 1.2 में क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट तक हो चुका था, इसका फोर्थ और फिफ्थ बताना है। देखते जाइए। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ लिखा है f इज सच दैट नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर गिवन बाय fx इक्वल टू एक्स क्यूब। एक एक क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है ईमानदारी समझते हुए काम करिए, कोई जल्दीबाजी नहीं। देखिए, इस क्वेश्चन में लिखा है कि f इज सच दैट n टू n गिवन बाय fx इक्वल टू एक्स क्यूब। हमको इसमें यही चेक करना है कि एकैकी है कि आच्छादक। एकैकी और आच्छादक के बारे में हमें इसको बताना है। जब आपको पता है कि एकैकी आच्छादक हमें चेक करना है, तो एकैकी की कंडीशन आपके दिमाग में आ गई और आच्छादक की कंडीशन आपके दिमाग में आ गई। एकैकी के लिए हम लोग क्या करते थे, एकैकी के लिए एक वर्किंग होती थी। यदि f(x1) इक्वल टू f(x2) है तो x1 बराबर x2 क्या आ जाए। अब fx1 का क्या मतलब है, देखिए यहाँ पर जब x1 है, जब यहाँ पर x है तो x क्यूब है, अगर x1 कर देंगे तो x1 क्यूब हो जाएगा। तो आप ये कहेंगे कि ये कुछ ऐसा आपको दिखेगा, x1 क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब। इस चीज में शायद ही कोई दिक्कत हो। x1 इक्वल टू क्यूब रूट x2 क्यूब। हमको पता है जब स्क्वायर हटता है तो अंडर रूट लगता है, और जब क्यूब हटता है तो क्यूब रूट लग जाता है। और ये हो गया x1 इक्वल्स टू क्यूब रूट x2 क्यूब। अब आपको पता है कि ये क्यूब रूट से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सिंपल x2 बचेगा। तो क्या आ गया, x1 बराबर x2। इस चीज में किसी को शायद ही कोई दिक्कत हो। x1 आपको x2 के बराबर तो दिख गया। x2 के होल क्यूब का मतलब है कि x2 का 3 बार गुणा, और बाहर लिखा है क्यूब रूट। तो आपको पता है तीन चीजें जब मल्टीप्लाई में लिखी होती, बाहर क्यूब रूट लिखा होता है तो वो बाहर आ जाती है सिंगल होके। तो सिंगल होके बाहर आ गया, x1 बराबर हो गया x2 के। यही एकैकी की कंडीशन थी। तो जैसे आपको ये चीज दिख गई, आपने कहा कि ये एकैकी तो है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे x1 इक्वल्स टू x2 है तो ये एकैकी की कंडीशन होती है, और ये एकैकी है, इस चीज में नो डाउट। अब इसी का जरा देख लीजिए मैपिंग से हम लोग, क्या ये एकैकी आ रहा है एक्चुअल में। तो एकैकी के लिए फिर से आप करेंगे, ये fx चलता है, ये हो गया x, ये हो गया y, इसी को हम लोग कह देते हैं fx। इधर होता है प्रांत और इधर होता है सह प्रांत, डोमेन को डोमेन वाला सिस्टम। अब आपको क्वेश्चन ने कहा कि नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, इसका मतलब अगर इधर आपने नेचुरल नंबर रखा है तो इधर भी आपको नेचुरली नंबर दिखेगा। मतलब हर एक नेचुरल नंबर की इमेज नेचुरल नंबर ही बननी चाहिए। ठीक है, जरा चेक करिए कि क्या एक्चुअल में ऐसा हो रहा है। सबसे पहले आप ये पता होना चाहिए आपको कि नेचुरल नंबर होता क्या है। हमको ये पता है कि नेचुरल नंबर वो होता है जो जो एक से शुरू होता है। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होती है। तो एक से शुरू कर दीजिए प्राकृतिक संख्या और रखना शुरू कर दीजिए, देखिए जरा क्या मिलेगा। जैसे ही आपने x की जगह एक रखा, क्योंकि x वाला कॉलम है, x की जगह आपने एक रखा, तो आपको दिख रहा है कि fx इक्वल टू एक्स क्यूब। एक रखेंगे तो एक का क्यूब आपको दिख जाएगा एक, दो रखेंगे तो दो का क्यूब आपको दिखेगा 8, तीन रखेंगे तो तीन का क्यूब आपको दिखेगा 27, चार रखेंगे तो चार चौको 16 चौको 64, ये आपको दिख गया। इसका मतलब यहाँ पर यूनिकनेस वाला सिस्टम फॉलो हो रहा है। हर एक वैल्यू की वहां पर एक अलग इमेज वैल्यू बन रही, और वो यूनिक वैल्यू है। देखिए, एक का एक के साथ यूनिक, दो का 8, तीन का 27, चार का 64। यही एकैकी की कंडीशन होती थी कि जब मैपिंग 1 to 1 चले, मतलब
इधर एक व्यक्ति की इधर एक इमेज बन जाती है, एक एक ही होगी, इस बात में कोई भी समस्या नहीं, नो डाउट। अब इसके बाद हमें आच्छादक चेक करना, उसको चेक कर लेंगे। इसको देख लीजिए, कोई समस्या हो पूछ लीजिए, फिर आच्छादक के लिए करते हैं। ये सबको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ इतने क्वेश्चन लाइन्स मैंने बता दिए हैं कि अब शायद ही कोई ऐसा हो इसको ये चीज ना समझ आ रही है। फिर भी देख लीजिए, कोई दिक्कत हो पूछ लीजिए। चलिए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सभी को समझ आ रहा है। अब आच्छादक के लिए जरा बात करिए, देखिए आच्छादक है कि नहीं। आच्छादक की क्या वर्किंग होती है, उस दिन बताया गया था। जो सवाल दिया है उसको हम लोग y इक्वल टू करते हैं, आपको पता है y इक्वल टू, सवाल का मतलब जो फलन दिया है हमारा फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। यहाँ से अगर आप y की वैल्यू निकालें तो y इक्वल टू क्या दिखेगा, एक्स क्यूब आपको दिख जाएगा, कोई बात नहीं। आपको पता है कि जो y का मान होता है वो हमारी परिसर होती है। जरा देखिए y का मान निकलेगा कैसे। y का मान तब निकलेगा जब आप x की वैल्यू रखते चले जाएंगे, तो आपको इसी बात से समझ में आ रहा है भाई y का मान कैसे निकलेगा, जब आप x की वैल्यू फिल करेंगे। x की वैल्यू 1 रखिए तो y का मान आपको क्या दिख जाएगा, 1। x की वैल्यू 2 रखिए तो y का मान 8। x की वैल्यू 3 रखिए तो y का मान 27, फिर 64, फिर 125, फिर डॉट डॉट डॉट, आप जितना भी आगे बढ़ाना चाहें उसको बढ़ा दें, इस बात में कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद आता है परिसर, और हम लोग देखते हैं सह प्रांत। ये कंडीशन होती है आच्छादक के लिए कि अगर परिसर सह प्रांत के बराबर आ जाए, यदि परिसर सह प्रांत के बराबर आ गया तो फिर वो क्या हो जाता है, आच्छादक हो जाता है। लेकिन अगर परिसर सह प्रांत के बराबर नहीं है तो आच्छादक नहीं होता। मेरी बात समझिए जरा, सह प्रांत निकालिए। सह प्रांत के लिए आपको दिख ही रहा है कि यही तो है सह प्रांत, ये देखिए सह प्रांत लिखा है और इसका कॉलम ये है, तो सह प्रांत में क्या होएगा, सह प्रांत में क्या यही वैल्यूज फिल हो जाएंगी, वो तो आपको ये बता रहा है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। सह प्रांत में बात समझिए बहुत ध्यान से, कोई जल्दीबाजी नहीं। परिसर में y का मान x क्यूब से, और y का मान कब निकले, जब आप x की वैल्यू रखेंगे, x की जगह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितना मन उतना रख दीजिए। क्यों हमने एक से ही क्यों रखना शुरू किया, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, हमने रखते चले गए, ये वैल्यू मिल गई। अब सह प्रांत क्या है, सह प्रांत तो सवाल बोल ही रहा है, प्रांत इधर होता है सह प्रांत इधर होता है, और उसके नीचे देखिए हमने नेचुरल नंबर पहले ही लिख दिया, इसका मतलब सह प्रांत तो नेचुरल नंबर हो गया। और हमको पता है नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। तो क्या ये परिसर सह प्रांत के बराबर आया, नहीं, परिसर सह प्रांत के बराबर बिल्कुल भी नहीं, आपको सब सामने दिख रहा है। तो आपने कहा परिसर जब सह प्रांत के बराबर नहीं है तो ये आच्छादक की कंडीशन हो गई। तो क्या आच्छादक होगा, परिसर अगर सह प्रांत के बराबर है तो आच्छादक नहीं है, मतलब क्या है, अंतरक्षेपी है। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, परिसर उपसमुच्चय, मतलब ये सह प्रांत का। एक चीज और देखिए, दो चीजें होती है, समुच्चय का जो मैंने यहाँ चिन्ह लगाया है इसको आप प्रॉपर और इम्प्रॉपर बोलने का कोई भी मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि परिसर सह प्रांत, परिसर के अंदर 1 8 27 64 125 ये सभी संख्याएं इसमें आ रही होंगी। कुछ लोगों ने कहा था यहाँ पर एक ऐसा साइन बनना चाहिए नो डाउट, लेकिन वो चीजें तब होती है जब हम स्पेशली किसी समुच्चय को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, उसको परिभाषित कर रहे होते हैं। यहाँ पर हमको केवल ये दिखाना है परिसर सह प्रांत का उप समुच्चय है। क्यों, क्योंकि यही क्या होती है, ये कंडीशन होती है आच्छादक। यहाँ पर ये चिन्ह आपको नहीं लगाना है, अगर आप ये चिन्ह लगा देंगे तो इसका मतलब इसका प्रत्येक अवयव इसमें है। मेरी बात समझते जाइए, ये चिन्ह आपको नहीं लगाना है, यहाँ पर आपको केवल यही वाला चिन्ह लगाना है, क्योंकि कंडीशन होती है परिसर और सह प्रांत की, परिसर उप समुच्चय सह प्रांत का। परिसर डज नॉट इक्वल टू सह प्रांत, आच्छादक नहीं है। और जब ये आच्छादक नहीं तो क्या चेक कर लीजिए, मैपिंग से क्या ऐसा निकल रहा है, देखिए यहाँ 1 के बाद सीधे क्या आ गया, 8 आ गया, 8 के बाद सीधे क्या आ गया, 27, 27 के बाद 64। इसका मतलब 1 और 8 के बीच की बहुत सारी संख्याएं गायब हैं, 2 3 4 5 6 ऐसे करके 27 और 64 के बीच वाली बहुत सारी संख्याएं गायब हैं। और आपको पता है ये सभी जो संख्याएं गायब हैं ये क्या है, एक्स्ट्रा ही तो हैं। और आपको बताया गया था कि एक्स्ट्रा किसमें होते हैं, अंतरक्षेपी में होते हैं। इसका मतलब है कि अंतरक्षेपी है, आच्छादक नहीं है। तो आपने तुरंत यहाँ लिख दिया आच्छादक नहीं है। किसी को अगर कोई समस्या है निसंकोच पूछ सकता है इसमें, ये चीजें पीछे भी आपको बताई जा चुकी, बहुत आसान की चीज है, कोई कठिन चीज नहीं आपको बताई जा रही है। एक क्वेश्चन और बच्चा इस पार्ट का, वो भी देख लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
इसको देख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, इसी का अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें लिखा है f इज सच दैट z टू z, फिफ्थ नंबर, f इज सच दैट z टू z गिवन बाय fx इक्वल टू x क्यूब। ये आपको क्वेश्चन ने कहा है और आपको यही बात वहां पे चेक करनी जो भी हम लोगों ने पीछे की थी, एक एकी और आच्छादक के लिए। 2 मिनट का समय है, जो लोग कर सकते हैं निसंकोच करिए जरा, फिर हम देखते हैं। जो लोग करने में सक्षम है वो लोग कर रहे हैं क्वेश्चन, जो नहीं कर सकते हैं नो डाउट मैं बताता हूं अभी। चलिए देखिए, लिखा है f इज सच दैट z टू z, मतलब आपको मैपिंग ऐसे करनी है z से लेके z तक की। ठीक है, z का मतलब क्या होता है आपको अच्छे से पता है। देखिए, हमें पता है एक एकी के लिए वर्किंग करनी है पहले। एक एकी, एक एकी का मतलब क्या होता है, वही बार बार बताया गया। यदि एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू हो तो रखिए जरा, एफ एक्स वन की जगह आप एक्स वन रखिए तो क्या मिलेगा आपको, एक्स वन क्यूब इक्वल टू एक्स टू क्यूब। जब एक्स वन होता है तो एक्स वन क्यूब, एक्स टू होता है तो एक्स टू क्यूब, फिर एक्स वन इक्वल टू क्यूब रूट एक्स टू क्यूब। क्या मिलेगा, एक्स वन बराबर एक्स टू आपको मिल जाएगा। जब x1 बराबर x2 आपको मिल गया तो आपको पता है यही तो एक कंडीशन होती थी एक एकी की। जब एक एकी की ये कंडीशन है तो आपने तुरंत कह दिया कि ये भैया एक एकी तो हो गया। ठीक, अब जरा यहाँ मैपिंग से चीज को समझने का प्रयास करिए कि क्या ये मैपिंग से सही है बात। एफ एक्स एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स प्रांत सह प्रांत जेड जेड। देखिए जेड टू जेड मतलब माइनस की संख्याएं भी ले ली जा सकती हैं यहाँ पे, जेड का मतलब यही होता है। अब आपको जब ये पता चल गया कि ये कंडीशन एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू से एक्स वन क्यूब इक्वल्स टू एक्स टू क्यूब, एक्स वन इक्वल टू यहाँ पर क्यूब बटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा क्यूब रूट से एक्स टू आ जाएगा बाहर, तो एक्स वन इक्वल टू हो गया एक्स टू, एक ही है नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं। इसी को जरा आप मैपिंग वाले मामले में सेट करने का प्रयास करिए। देखिए आपको इधर दिख रहा है x और यहाँ पर दिख रही है ऋणात्मक, मतलब z संख्या z दिख रहा है, तो z में आपको पता है माइनस भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जरा देखिए यहाँ पर आपने रखा माइनस एक रखी, माइनस एक का क्यूब आएगा माइनस का एक, एक का क्यूब क्या आएगा एक आएगा, दो का क्यूब क्या आएगा आठ आएगा, माइनस दो का क्यूब क्या आएगा माइनस आठ आएगा। आपने ये देखा कि हर एक संख्या लेने पर आपको यूनिकनेस मिल रहा है। देखिए माइनस एक लेने पर माइनस एक पे एक, दो पे आठ, माइनस दो पे माइनस आठ, मतलब हर बार अलग अलग संख्या पे आपको इमेज यहाँ पर अलग अलग मिल रही है। कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं कि आपको सेम इमेजेस दिख रही हो। इस बात का मतलब ये तो भैया एक है कि कंडीशन होती थी कि जब मैपिंग एक वन वन हो जाए, एक एक से चले। वन वन का मतलब जो मैं बोल रहा हूं बात समझिएगा, ऐसे ये हो गया, एक की एक पर हो रही है मैपिंग, तो आपने ये कह दिया कि ये यही तो एक की कंडीशन होती थी, तो एक ही है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, कोई डाउट नहीं इसमें।
दोनों तरीके से आपके सामने, जब भी हम एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे तो ये भी कर देंगे, बगल में ये भी समझा देंगे। किसी को कोई दिक्कत तो पूछ लीजिए, फिर इसी का आच्छादक के बारे में बात करते हैं। आपको दिख रहा है कि आच्छादक तो होगा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि प्रांत में आपको वैल्यू दिख रही -1, 2, 2, और यहाँ पर देखिए यहाँ वाली वैल्यू एक्स्ट्रा वाली बच जाएंगी, तो इसलिए आच्छादक तो होने से रहा, आच्छादक होगा नहीं, अंतरछेपी होगा। देख लीजिए जरा आच्छादक। एक चीज और, जब भी कभी हम कोई भी सवाल करें अपने दिमाग में तुरंत चीजों को बैठा के रखें। आच्छादक जिसमें एक्स्ट्रा ना हो, एक है कि जिसमें एक्स्ट्रा हो, तब आप आसानी से काम कर पाएंगे। आच्छादक के लिए देखिए, आच्छादक में आपको दिख रहा है कि y का मान जो होता है वो किसके बराबर होता है? परिसर के बराबर। y का मान ही तो परिसर बन जाता है। और जरा परिसर देखिए, इसमें क्या बन जाएगा? परिसर क्या दिखेगी आपको? देखिए यहाँ पे परिसर आपको दिखेगी -1, 1, 8, -8, और आप बहुत सारी संख्याएं ऐसे डॉट डॉट करके लिख सकते हैं, ऋणात्मक भी और धनात्मक भी। ये तो हो गया परिसर। अब आप कहेंगे भैया सह प्रांत क्या है? तो आप ये कहेंगे कि सह प्रांत में हमको रखना है जेड, और सह प्रांत में जेड में तो बहुत सारी चीजें आ जाती। क्यों? क्योंकि सह प्रांत जेड आपको दिख ही रहा। तो क्या ये इसके बराबर होगा? नहीं, ये इसके बराबर हो ही नहीं सकता। तो जब आपको ये पता चल गया कि परिसर सह प्रांत के बराबर नहीं है, क्यों बराबर नहीं है आपको समझ में आ चुका है। पिछले कई क्वेश्चन में ये चीज आ चुकी है, परिसर सह प्रांत के बराबर नहीं है, तो आप कह देंगे कि आच्छादक भी नहीं होगा। ये तो गणती रूप में आपको चीजें समझ में आ गई कि परिसर सह प्रांत के बराबर नहीं है तो आच्छादक नहीं है, परिसर रूप समुच्चय सह प्रांत। ठीक, अब जरा इसमें देखिए मैपिंग में क्या यही चीज मैपिंग से आपकी सेट हो रही है? आच्छादक क्या होता था? आच्छादक वो होता था जिसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट्स ना मिले। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या -1 के बाद 1 आ गया, ठीक है, 1 और 8, 8 और -8, तो बीच में तो बहुत सारी गैपिंग छूट रही, बीच वाले नंबर कहाँ चले जाएंगे? क्या बीच वाले नंबर हमको कहीं मिलेंगे? नहीं, यहाँ पर मिलेंगे ही नहीं। 1 और 8 के बीच में बहुत सारी संख्याएं बची, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और -8 के बीच माइनस वाली बहुत संख्याएं बचेंगी, -2, -3, -4, कुल मिला के बहुत सारी संख्याएं ऐसी होंगी जो यहाँ पर छूट रही होंगी। और जो वो संख्याएं छूट रही होंगी, इसका मतलब वो एक्स्ट्रा का काम करेंगी, जो भी संख्याएं छूट गई। देखिए ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं मैं आपको, उसी तरीके समझिए। -1, 1 है, 1 के बाद डायरेक्ट 8 आ गया, बीच वाली गिनती कहाँ चली गई? 8 के बाद -8 आ गया, 8 और -8 के बीच बहुत सारी गैपिंग होती, -2, -3, -4, -5, -6, -7, वो तो यहाँ कुछ दिख ही नहीं रहा। इसका मतलब ये जितने भी छूट रहे हैं बीच में, ये सभी एक्स्ट्रा हैं। और एक्स्ट्रा किस में होते हैं? अंतरछेपी में होते हैं। जबकि हम कर क्या रहे हैं? आच्छादक। तो आच्छादक तो होने से रहा, तो आपने तुरंत लिख दिया आच्छादक नहीं। देख लीजिए यहाँ पे आपका दूसरा पार्ट पूरी तरीके से खत्म हो गया, एक एक सवाल आपको बताया गया। किसी को कोई दिक्कत तो पूछ सकता है, नहीं तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देख लीजिए चलिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए जिसके पास बुक है वो लोग बुक से पढ़ते जाएंगे। क्वेश्चन में लिखा है प्रूव दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये आपको सवाल में एक वर्ड आ रहा है। आपको दिया क्या है? जब भी हम कोई क्वेश्चन करते हैं, एक दिन मैंने बताया, सबसे पहले हम ये चीज लिख लेते हैं जो हमको सवाल ने दी। गिवन हमको दिया है फंक्शन एफ सच दैट रियल नंबर टू रियल नंबर, गिवन बाई, आपको ये दे रहा है कि जो फंक्शन है एफ एक्स वो दिया है इन ब्रैकेट एक्स, ये दिया है इस नाइदर 1 1 और नॉन टू। आपको ये लाना है सिद्ध करके नाइदर 1 1 और ऑन टू, ना तो एक ही है, आपको ये लाना है एक की और आच्छादक दोनों ही नहीं है।
ये हमको लाना है सिद्ध करके। नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2, ना ही 1 1 है और ना ही ऑन 2 है, ये हमको सिद्ध करके लाना है सवाल में। नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2, ना तो 1 1 है और ना ही ऑन 2 है। एक एकी को इंग्लिश में हम लोग बोल देते हैं 1 1 और आच्छादक को बोल देते हैं ऑन 2। ये चीज, इतनी चीज में शायद ही किसी को कोई समस्या हो। Given f is such that real number to real number where function is fx equals to in bracket x, एक एकी आच्छादक दोनों ही नहीं हमको लाने हैं सिद्ध करके, मतलब एक एकी आच्छादक ना हो, ठीक है। एक एकी मतलब 1 1, आच्छादक मतलब ऑन 2। इतनी बात समझ में आ गई, अब आगे बढ़ते हैं। Where mod of x, sorry mod of x नहीं, in bracket x, where in bracket x denotes the greatest integer, इस चीज का जो मतलब है इसको जरा आप समझ लीजिए। इन ब्रैकेट x ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर हिंदी में बोलते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखा है महत्तम पूर्णांक जिसको कहते हैं। लेस देन और इक्वल टू एक्स, यहां पर लिखा है लेस देन और इक्वल टू एक्स का मतलब एक्स से कम और ज्यादा हो सकते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन एक्स और इक्वल टू एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। अभी केवल आप इस बात पर टारगेट करिए कि सवाल में दिया क्या है, अभी बाकी सारी चीजें अभी भूल जाइए 2 मिनट के लिए। अभी पूरा कंप्लीट सवाल आपके सामने लिखा है, एक बार जरा इसको फिर से आप लोग समझाने का प्रयास करते हैं कि क्वेश्चन में एक्चुअल में दिया क्या है। समझिए, सवाल ने कहा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 नंबर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई वालों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए, गिवन f इज सच दैट r टू r, मतलब रियल नंबर से रियल नंबर की इमेज हमको बनानी है, अच्छी बात है। fx इक्वल टू x, ये भी अच्छी बात है। fx इक्वल टू इन ब्रैकेट x है, नॉर्मल x नहीं है, ना ही मॉड x है, fx इक्वल टू इन ब्रैकेट x। ओके, करना क्या है हमको, एक एकी और आच्छादक नहीं दिखाना है, मतलब एक एकी भी ना हो आच्छादक भी ना हो, ये हमको सिद्ध करके लाना है। ठीक है, ये भी कर लेंगे। अच्छा, और क्या पता है हमको सवाल में, उसने कहा कि जो इन ब्रैकेट x है इसका मतलब है महत्तम पूर्णांक, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। बस यही मेन खेल है, इसी को समझना है आपने। अगर इसको समझ लिया कहानी पूरी खत्म। महत्तम पूर्णांक फलन जो x से कम या उसके बराबर हो सकता है, महत्तम पूर्णांक फलन है। ठीक, देखिए सबसे पहले हम पूरे सवाल को भूल जाते हैं, पहले हम इसी की चर्चा कर लेते हैं। इसका क्या मतलब है, मॉड ऑफ x, इसका मतलब है महत्तम पूर्णांक फलन। ठीक, मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट इंटीजर, अगर कहीं पर, इस बात का मतलब ये, फॉर एग्जांपल कहीं पर लिखा है 4.1, तो मॉड ऑफ x की वैल्यू होगी 4। बात को मेरे समझते जाइएगा, या फिर इसको ऐसे समझ लीजिए, अगर कहीं पर ये लिखा है 4.1 तो x की वैल्यू क्या होगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर वह बड़ी से बड़ी पूर्णांक संख्या लेस देन, जो लेस देन और इक्वल टू एक्स, एक्स से कम हो या उसके बराबर हो। देखिए 4.1 से जस्ट पहले सबसे बड़ी से बड़ी पूर्णांक संख्या क्या दिखेगी, 4 ही दिखेगी आपको। यही सवाल ने कह दिया था, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन कम हो सकती है और इक्वल टू एक्स या इक्वल टू के बराबर हो सकती है, तो उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, ये कह देते हैं। फिर समझिए, समझिए एक मिनट। देखिए फिर समझिए इसी को। सपोज कहीं पर लिखा है अगर x1 या x इक्वल टू, अभी हम सवाल कुछ नहीं समझ रहे, अभी केवल उसी समझ रहे हैं। सपोज लिखा है x इक्वल टू 7.2, अब ये सभी चीजें भूल जाइए, एक बार जरा फिर से समझने का प्रयास करिए। यहां पर लिखा है x इक्वल टू 6.2,
मॉड ऑफ एक्स के बारे में हमको बात करनी है ना। मॉड ऑफ एक्स क्या है? महत्तम पूर्णांक फलन, जो किसके बराबर है? ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। या तो एक्स के बराबर होगा या फिर एक्स से कम होगा। अच्छा, एक्स के बराबर तो होने से रहा, क्या एक्स के कम हो सकता है? हाँ हो सकता है। मॉड ऑफ एक्स अगर आप यहां पर निकालें, देखिए 7.2 है, 7.2 से जस्ट पहले कौन सी ऐसी संख्या है जो मैक्सिमम आपको पूर्णांक यहाँ पर दिख जाएगा? आपको दिख जाएगा 7। इसी तरीके यहाँ पर मॉड ऑफ एक्स कितना दिख जाएगा? हमको 6 दिख जाएगा। इस चीज में किसी को कोई भी डाउट नहीं, संकोच पूछ सकता है, जितने लोग यहाँ पर हैं, कि क्या है इस बात का क्या मतलब है। इसी तरीके जरा और समझिए। फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा है x की जगह 1.2 या x की जगह 1.3, हम आपसे कहें मॉड x की वैल्यू क्या है? यहां पर हम आपसे कहें मॉड x, मतलब मैं बार बार बोल दे रहा हूं, गलती से निकल जा रहा है, इसका मतलब इन ब्रैकेट x है, मॉड x करता ही नहीं है, तो मॉड x बिल्कुल मत समझिएगा। इन ब्रैकेट x की वैल्यू क्या है? 1। क्यों? 1.2 से जस्ट पहले, 1.2 से जस्ट पहले बड़ी से बड़ी पूर्णांक संख्या क्या दिखेगी आपको? 1 दिखेगी। ये हम नहीं कह रहे, ये सवाल कह रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन, जो दिया है x उससे कम या फिर उसके बराबर। अब आप कहते हैं भैया यहाँ पर सभी आपने केवल पॉइंट वाली संख्याएं दी हैं, अगर 4 होता, x बराबर 4 होता तो भैया इन ब्रैकेट x की वैल्यू क्या आती? तो खुद 4 ही आती। क्यों? क्योंकि महत्तम पूर्णांक फलन लेना, और 4 के लिए महत्तम पूर्णांक तो 4 ही हो जाएगी। तो सवाल भी कह चुका था। ये जो लाइन लिखी ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन, तो लेस देन वाली कंडीशन देखो यहाँ फॉलो, लेस देन वाली कंडीशन यहाँ फॉलो, यहाँ फॉलो, यहाँ फॉलो, यहाँ फॉलो, लेस देन वाली फॉलो हो गई। अब इक्वल टू वाली कहाँ फॉलो होगी? इक्वल टू वाली यहाँ फॉलो हो रही। देखिए x का मान मॉड x के बराबर है कि नहीं। इतनी चीज में किसी को कोई दिक्कत नहीं। आपने अभी केवल ये समझा कि ये जो लिखा है इन ब्रैकेट x, इसका क्या चक्कर था? उसका चक्कर यही था, अगर पॉइंट में वैल्यू दी है तो उससे जस्ट पहले वाली आपको संख्या ले लेनी है, पूर्णांक तो हमने ले ली। 4 है अगर, तो 4 तो आपको पता है कि ये प्राकृतिक संख्या होती है, और ये खुद ही होल नंबर लिखा हुआ है, पूरी संख्या है, तो पूरी संख्या खुद हो जाएगी। 6.2 6 हो जाएगी, 1.2 1 हो जाए। क्यों? क्योंकि 1.2 के जस्ट पहले लेस देन वाला सिस्टम यहाँ लिखा है, लेस देन, तो लेस देन वाला देखिए 1 आ गया। 1.3 के जस्ट पहले 1, देखिए 1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अभी हमने केवल इसको समझा था, अब एक एकी जरा सिद्ध करो। एक एकी के लिए क्या होता है आपको पता है? f(x1) बराबर f(x2) हो तो, अगर f(x1) बराबर f(x2) के है तो जरा रखिए क्या आएगा? इन ब्रैकेट x1 बराबर इन ब्रैकेट x2, यही तो मिलेगा, क्योंकि fx बराबर इन ब्रैकेट x लिखा है, तो fx1 बराबर इन ब्रैकेट x1 इक्वल टू इन ब्रैकेट x2। क्या ये बात एक एकी के लिए सफिशियंट है, पर्याप्त है? नहीं, बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं। क्यों? क्योंकि इन ब्रैकेट x1 है और ये इन ब्रैकेट x2, दोनों में अंतर है ना, बराबर थोड़ी कह सकते हैं। इन ब्रैकेट x1 हमको लाना होता है x1 बराबर x2, ये होती कंडीशन, ये थोड़ा ना होती। ये तो इन ब्रैकेट x लिखा है ना, और ये तो अलग चीज है। अभी ये थोड़ा ना पा पाए हैं हम जब ये पा पाए तब आप बोले कि ये एक एकी है, जबकि ऐसा अभी हमको मिला नहीं। अब जरा इस पर आप विचार कर लीजिए, क्या लिखा है? रियल नंबर, रियल नंबर आपको पता है क्या होते हैं? अगर सपोज हम ये कह दें कि 6.2 तब भी 6 के बराबर है, और 1 पॉइंट जैसे 6.2 है तब भी 6, और अगर हम 6.3 ले लेते तब भी मॉड x 6 के बराबर आता। अगर x हम 6.3 ले लेते तब भी 6 के बराबर आता। तो क्या ये कंडीशन फॉलो हो गई? नहीं हो गई भाई, हमें x1 बराबर x2 चाहिए ना। देखिए यहाँ पे एक वाले देखिए, यहाँ x कितना दिख रहा है? 1.2, यहाँ x कितना दिख रहा है? 1.3। दोनों अलग अलग संख्याएं हैं, लेकिन अगर इन दोनों का हम इन ब्रैकेट x देखें तो आपको बराबर दिखेगा, और वो होगा 1। मेरी बात शायद सबको समझ में आ रही होगी, यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से समझिएगा। फिर समझ लीजिए, मैं समझा देता हूं दोबारा। x कितना दिख रहा है? 1.2। यहाँ पर कितना दिख रहा है? 1.3। हमको चाहिए x1 बराबर x2, तो ये दोनों कब बराबर होंगे? x1 बराबर x2 कब हो सकता है बताओ? आपने सपोज लिखा 1.2, यहाँ पर आपने लिखा 1.3, तो ये दोनों बराबर आ जाएंगे 1 के। किसके लिए? मॉड x के लिए। लेकिन हमको मॉड x नहीं चाहिए, हमको x चाहिए। देखिए x तो अलग अलग है। मेरी बात शायद समझ में आ रही होगी। अगर हमने
इसको लिखा सपोज x बराबर लिखा 1.2 और यहाँ पर लिखा x1 बराबर 1 लिखा, ये लिखा 1.3, दोनों अलग अलग लिखा और दोनों का मॉड x1 बराबर मॉड x2 आप निकालिए जरा। इस कंडीशन में क्या आएगा? x1 के लिए इन ब्रैकेट x1 कितना आएगा? 1। x2 के लिए इन ब्रैकेट x2 कितना आएगा? 1 आएगा। जबकि दोनों तो अलग अलग संख्याएं थी, देखिए अलग अलग हैं कि नहीं। तो आप ये कह देंगे कि हमें x1 डज नॉट इक्वल टू x2 मिल रहा है और x1 डज नॉट इक्वल टू x2 मिला तो आपने कह दिया कि ये एक एकी तो होने से रहे, एक एकी नहीं। अभी भी इसमें जिसको भी दिक्कत हो यहीं पे पूछ लें निसंकोच कि भैया ये कैसे आ गया। रियल नंबर थे, रियल नंबर में आपको पता है क्या क्या लिए जाते हैं, और जैसे ही आपको पता चला कि ये आ रहा है इन ब्रैकेट x1 बराबर इन ब्रैकेट x2, जबकि हमको चाहिए वी हैव टू प्रूव x1 इक्वल टू x2, और x1 इक्वल टू x2 कभी आ ही नहीं पाएगा इन ब्रैकेट x1 के लिए, क्योंकि ये क्या दिया है? ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। समझिएगा मेरी बात, किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है निसंकोच। तो आपने कह दिया कि x1 बराबर x2 के नहीं है तो एक है कि नहीं। अब आच्छादक के लिए काम करना है, इसको जरा देख लीजिए, इतनी चीज में अगर किसी को दिक्कत है तो पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आच्छादक के लिए जरा देखिए, आच्छादक के लिए क्या होगा? आच्छादक आच्छादक के लिए क्या बताया गया? y का मान बराबर परिसर, और बताइए यहाँ परिसर क्या है? यही तो है y का मान जब यहां पर रखेंगे। और ये क्या है? ये आपको दिख रहा है पूर्णांक, पूर्णांक दिख रहा है यहाँ पर y का मान परिसर, और यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी वो पूर्णांक होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर, पूर्णांक आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ पर अभी फिक्स तो कर नहीं रहे क्या वैल्यू आई। अब इसके बाद y के मान के बाद हम लोग क्या निकालते हैं? सह प्रांत। देखिए सह प्रांत सवाल ने क्या दिया? सह प्रांत तो सवाल कह रहा भैया रियल नंबर है, तो सह प्रांत हो गया रियल नंबर। पूर्णांक और रियल नंबर, आपको पता है पूर्णांक में कुछ ही वैल्यू रखी जाएंगी भाई, पूर्णांक में तो फिक्स वैल्यू ना। फॉर एग्जांपल अगर x.2 लिया तो मॉड x आपका दिख गया 7, 4 लिखा तो 4 आ गया, 6.2 लिखा तो 6 आ गया, 6.3 लिखा तो 6 आ गया। लेकिन बहुत सारी वैल्यू छूट जाएंगी, और जब छूट जाएंगी तो आप ये कहेंगे कि परिसर सह प्रांत के बिल्कुल भी बराबर नहीं है। और जब परिसर सह प्रांत के बराबर नहीं है तो आप कहेंगे कि आच्छादक भी नहीं है। जब आपने इधर, पहले इसको देख लीजिए फिर एक बार मैं बताता हूं। सपोज ये x है और ये y की वैल्यू चल रही है। यहाँ 7.2 तो आपको 7 दिख गया, यहाँ 4 तो आपको 4 दिख गया, यहाँ 6.2 तो आपको 6 दिख गया, यहाँ 6.3 तो आपको 6 दिख गया। आपको ये दिख रहा है कि एक्स्ट्रा वैल्यूज यहाँ पर बच रही होंगी, क्योंकि यहाँ रियल नंबर है और रियल नंबर में बहुत सारी चीजें छूट जाएंगी। अभी मैं एक मिनट मैपिंग बना के बता देता हूँ, इसको देख लीजिए जरा। y का मान और परिसर, y का मान परिसर होता है, और परिसर क्या है? इन ब्रैकेट x, इन ब्रैकेट x क्या है? पूर्णांक, ठीक। सह प्रांत क्या है? खुद ही रियल नंबर है। परिसर सह प्रांत के बराबर है नहीं, जब परिसर सह प्रांत के बराबर नहीं तो आच्छादक भी नहीं। देख लीजिए, देखिए जरा इसी को, यहाँ पर मैं मैपिंग से जरा चीजें समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, समझिए। ये ऐसे था, यहां पर इसको आपने कहा x, इसको आपने कहा y, और y बराबर है fx, और इसको हमने कह दिया इन ब्रैकेट x। यहां पर है प्रांत, यहां पर है सह प्रांत। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए, ठीक। समझिए जरा, प्रांत
यहाँ पर अगर हमने कहा भैया हम सपोज यहाँ पर क्या रियल नंबर टू रियल नंबर, हम कोई भी संख्या लेने के लिए स्वतंत्र हैं, सवाल ने कहा है रियल नंबर से रियल नंबर, कुछ भी आप ले लो, आप बिल्कुल भी स्वतंत्र हैं। ठीक, सपोज आपने यहाँ पर लिया x की जगह 1.2, यहाँ आपको क्या दिखेगा, आपको यहाँ तुरंत एक दिख जाएगा। आपने लिया 1.3 तो आपको क्या दिखेगा, तब भी आपको एक ही दिखेगा। क्यों, आपको बताया गया महत्तम पूर्णांक फलन, तो 1.2 1.3 से जस्ट पहले बड़े से बड़ा पूर्णांक पूरा होल नंबर क्या दिखेगा, एक आपको दिखेगा। तो आपको एक दिख गया कि नहीं दिख गया। इसके बाद सपोज आपने लिखा 2.4 2.6, तब भी आपको दो दिखेगा। और आपको पता है कि जब कभी दो व्यक्तियों की एक सी इमेज होती है तो वहां एक एक ही तो होता ही नहीं, यहाँ पर बहुएक का सिस्टम है, तो एक एक ही नहीं, ये आपको मैपिंग से मैंने सिखा दिया, एक एक ही नहीं। इस चीज में शायद ही किसी को कोई दिक्कत हो। अब आपको पता है कि यहाँ पर रियल नंबर, यहाँ पर रियल नंबर, क्या यहाँ पर वैल्यू छूटेगी, हाँ बिल्कुल छूटेंगी वैल्यूज। समझिए यहाँ पर क्या लिखा था, पूर्णांक, और यहाँ पर क्या लिखा है, रियल नंबर टू रियल नंबर, यहाँ पर पूर्णांक है और यहाँ पर वैल्यू छूट जाएंगी। क्यों, समझिए फॉर एग्जाम्पल अगर हमने रख दिया 2 के बाद डायरेक्टली रख दिया हमने 4, तो 4 की वैल्यू क्या दिख जाएगी, 4, 4 की वैल्यू 4 दिखेगी, तो 1 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया। क्या निगेटिव में संख्याएं जाएंगी, क्या निगेटिव में संख्याएं जाएंगी, तो निगेटिव वाली बात संख्याएं कहाँ चली गई, निगेटिव वाली संख्याएं तो रह जाएंगी ना। और आपको पता है जहां पर भी एक्स्ट्रा एलिमेंट रह जाते हैं वहां पर अंतरछेदी होता है, वहां पर आच्छादक नहीं होता। तो आपको सीधे सीधे दिखेगा कि जो यहाँ पर एक्स्ट्रा वैल्यूज आएंगी, जो भी वैल्यूज यहाँ एक्स्ट्रा आएंगी वो इसको क्या बना देंगी, अंतरछेपी बना देंगी। इसी कारण ये अंतरछेपी है, आच्छादक नहीं है। अगर किसी कोई समस्या निसंकोच अभी पूछ सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं, इसी का एक और तरीका बता देते हैं, इसी क्वेश्चन को हल करने का एक सिंपल तरीका हुआ दूसरा बता देते हैं। हमने आपको इसका गणितीय तरीका बता दिया, हमने आपको इसका मैपिंग वाला तरीका बता दिया, एक तरीका और इसका ग्राफ वाला, वो भी समझ लीजिए, देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए इसी का एक तरीका और जरा समझ लीजिए। महत्तम पूर्णांक फलन का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, ऐसे, ये इन ब्रैकेट x का ग्राफ है महत्तम पूर्णांक फलन का। ऐसे तो चलेगा, समझिए जरा, ये क्या है, 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 2 2 3, ये -1 -2, यहाँ पर ये जो वैल्यू दिखेगी ये आपको दिखेगी, सपोज ये है -1, ये y पे चल रहा है -1, यहाँ पर x पे, ये x पे आएगा -1, तो ये आपका आएगा -1 -2, ऐसे करके 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, ऐसे। जब कभी भी हम ग्राफ से एक एकी आच्छादक का पता लगाते हैं, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये जब आप मतलब ये जब मेथड होता है ये आपके सिलेबस में नहीं है, एमएससी बीएससी में आता है, लेकिन फिर भी समझ लीजिए। जब कभी भी एक्स अक्ष के समांतर, जब हमको इस मेथड से चेक करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, एक एकी के लिए एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींचते हैं, एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींचेंगे। जैसे ही आप एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींचेंगे, देखिए जिसको नहीं दिख रहा हो उधर समझ ले दोबारा से, जब हम ग्राफ के थ्रू एक एकी आच्छादक का पता लगाते हैं तो एक एकी का तरीका होता है एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींचते हैं, पहला स्टेप। नंबर 2, 2 से अधिक बिंदु मिले अगर,
2 से अधिक बिंदु मिले। नंबर 3, एकाकी नहीं। ये स्टेप है जब हम ग्राफ के थ्रू करते हैं। अब आप कहेंगे भैया हमें कैसे पता चलेगा ये ग्राफ? तो ये मैक्सिमम महत्तम फलन का ग्राफ होता है। 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3। आपको दिख ही रहा है महत्तम फलन। पहले 0 आपको दिखेगा, पूर्णांक संख्या 0, फिर 1, फिर 1 से बड़ी 2, फिर 2 से बड़ा 3। क्योंकि आप अगर कहीं भी चलोगे तो इन्हीं के बीच में चलो, कोई भी संख्या ले लो। 1.1 लोगे तो 1, 2.2 लोगे तो 2, 3.2 लोगे तो 3, 4.4 लोगे तो 4। इसीलिए ग्राफ चलता है, क्योंकि 0 से पूर्णांक की स्टार्टिंग होती है। 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, और इधर ऋण पूर्णांक 0 से -1, -1 से -2, इस तरीके से -2 से -3 धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक। इसीलिए आपको पता है ये ग्राफ ऐसे बनता है। ये ग्राफ ऐसे बनता है, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, ऐसे करके ग्राफ चलता चला जाता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपको महत्तम पूर्णांक फलन मिलते जाएंगे। अब अगर एक्स अक्ष के समांतर, आप कहते भैया एक्स अक्ष के समांतर हमने यहां से एक रेखा खींच दी, हाँ तो ठीक है, क्या दिक्कत है? कोई बिंदु नहीं मिला, अभी तो एक ही कंडीशन फॉलो हो रही है। एक्स अक्ष के समांतर यहां से भैया हमने लाइन खींच दी, तब भी नहीं मिला, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ही आप एक्स अक्ष के समांतर रेखा एक यहां से गुजारोगे, इस जगह से, जैसे ही आप एक्स अक्ष के समांतर रेखा, क्या यहां से नहीं गुजरेगी? यहां से गुजरने के लिए कोई मनाही तो है नहीं। जो ये यहाँ पे मैंने 1 से 2 लिखा था, आप यहां से भी गुजार सकते हैं, ऐसे कोई मनाही नहीं है। जब आप एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींचेंगे तो आपको बहुत सारे बिंदु दिख जाएंगे। देखिए ये बिंदु दिखेगा, ये सभी पॉइंट ही तो है, बिंदु तो है। और आपको क्या लिखा है? 2 से अधिक बिंदु मिले तो क्या हो जाता है? एकाकी नहीं हो जाता। तो जैसे ही आपको यहाँ 2 से अधिक बिंदु दिखे तो आपने कह दिया एकाकी नहीं है। फिर इसके बाद आच्छादक चेक करने के लिए, ग्राफ से जब हम आच्छादक चेक करते हैं तो वाई अक्ष के लिए देखते हैं। वाई अक्ष में देखिए, वाई अक्ष में देखो ये सब कौन सी चीजें खाली हैं, मैं भी इसको रफ कर देता हूं। एकाकी का काम खत्म, एकाकी वाला आपने समझ लिया। अब जरा आच्छादक के लिए समझिए। जब आप आच्छादक के लिए समझेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। आच्छादक की क्या कंडीशन होती है? ग्राफ से आच्छादक चेक करने के लिए आपको एक सीधी सी बात याद रखनी, वाई वाला देखना है। जरा वाई वाला देखिए, वाई में कौन कौन सी चीजें छूट गई, देखो जरा। ये चीजें छूट रही है वाई में। ये देखिए वाई में ये सब ये चीजें छूट रही कि नहीं? ये संख्याएं यहाँ बीच में जाएंगी, वो कौन लेगा? और जब चीजें छूटे मतलब ये एक्स्ट्रा का ही तो काम कर रही है। वाई अक्ष हमें क्या देखना होता है? वाई अक्ष पर बिंदु देखने हैं। नंबर 2, यदि बिंदु छूटे नंबर 3 तो आच्छादक नहीं। ये 3 स्टेप है, ध्यान रखिए। वाई अक्ष पर बिंदु, यदि बिंदु छूट जाए तो आच्छादक नहीं, ये कंडीशन होती है। अब आपने ये जो संख्याएं ली है, -1, 1, 2, 3, 4, यहां पर आपने लिखा एक्स अक्ष पर लिखा है 1, 2, 3, 4। वाई अक्ष वाले बिंदु कहां चले गए? प्रांत से अप्रांत वाली कंडीशन। मेरी बात को समझिए फिर से। आच्छादक के लिए आपको क्या बताया गया था? वाई का मान, y का मान कब मिलेगा? जब आप x की वैल्यू रखेंगे। देखिए x की वैल्यू, x पे क्या वैल्यू? 1, 2, 3, 4, 5। y के मान ऐसे चलते चले जाए, मतलब x y का मान मिलेगा। लेकिन ये जो वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये कहां चली जाएंगी? ये सभी वैल्यू, और ये वैल्यू तो छूट जाएंगी। जबकि आपको सवाल कह रहा है रियल नंबर लेने के लिए। तो जब ऐसी कंडीशन आपको दिख जाए कि ये वैल्यू छूट जाए तो आप इसको क्या कह देंगे? कि ये आच्छादक नहीं है, खत्म। यही इसका नियम होता है। तो आपको मैंने दोनों तरीके समझा दिया, जैसे आपको समझ में आए आप उसको फॉलो कर सकते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। जरूरी नहीं कि आप इस तरीके के सवाल लगाएं कि मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया, वरना कोई जरूरत नहीं है। इसको समझने के लिए वही वाला कॉन्सेप्ट है कि y का मान मतलब परिसर। परिसर कब निकलती है? जब हम x के मान डालते हैं तब y के मान निकलते हैं। तो आपको दिख रहा है। और सहप्रांत, सहप्रांत क्या कह रहा है? रियल नंबर कह रहा है। रियल नंबर में तो ये भी संख्याएं तो आएंगी जो बीच वाला एरिया छूट रहा है, ये वाला एरिया जो छूट रहा है, ये कहाँ चला जाएगा? ये छूट गया, और छूट गया मतलब एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा मतलब अंतरक्षेपी, खत्म। तो आज की क्लास अपनी यहीं पे समाप्त होती है। हम लोग कल मिलेंगे अपने समय पे। वी विल मीट टुमारो एट द सेम टाइम। आप लोगों को इसको घर से करना है। जितने भी क्वेश्चन आज आपको बताएंगे उनको ईमानदारी से करिए। वी विल मीट टुमारो एट द सेम टाइम। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वॉचिंग दिस वीडियो।